और हैशटैग लिख देना। हाँ, जय जोहार, जय हिंद। आज हम करेंगे जो पूरे सितंबर के करंट अफेयर किस स्टाइल में, एमसीक्यू स्टाइल में करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझने आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये करंट अफेयर एक टाइप के कभी कभी लगता है मिक्सचर है ना, मिक्सचर खाते हैं, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट रहता है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट का एक जगह जो समझने का प्रयास है। और असल मायने में जब हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट है, उसको जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, हाँ, तब तक हम लोग क्या है कि समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, अलग से ज्योग्राफी क्यों दिख रहा है, हिस्ट्री क्यों अलग से दिख रहा है, पॉलिटी जो राजनीतिक व्यवस्था है, संविधान कैसे चल रहा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे चल रहा है। तो हर चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए एक जो तरीका होता है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के थ्रू आपको समझ में आता है कि जो आप लोग जो एक्चुअली में पढ़ रहे हो अलग अलग सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट, उसको कैसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना चीज़ हमारे दिमाग में जा सकता है। और दूसरा जो इसका जो एक तरीका है करंट अफेयर का, वो है हम लोग के जो ब्रेन का कैपेसिटी को मेजर करने का भी एक तरीका है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कुछ सब्जेक्ट है उसको एक बार पढ़े खत्म कर दिए वाला, हिस्ट्री है चेंज नहीं होने वाला, ठीक, एक बार खत्म हो गया खत्म। दूसरा ज्योग्राफी है जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी है एक बार कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो समझ में आ गया, ठीक। लेकिन अब आपको क्या है कि डे टू डे और एक्चुअली आपको ह्यूमन ब्रेन को अपडेट भी तो करना है, अपने क्षमता को है, अपना जो जो क्या बोलते हैं अपना थिंकिंग है उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको अप्लाई भी तो करने आना चाहिए। तो एक हमको क्या है कि करेंट अफेयर एक एक्सरसाइज देता है हमारे दिमाग को कि जो हम लोग पढ़े हैं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर देख पा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं। तो करेंट में क्या क्या हो रहा था, एक तो ये एससीओ समिट का था कुछ ग्लिम्स, जो कि पूरा दुनिया का जियो पॉलिटिक्स चेंज कर दिया है। ये एक फोटो ही पूरा वेस्टर्न मीडिया के लिए एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत 7-8 दिन का न्यूज़ का पार्ट था। दूसरा एक इवेंट हुआ है जो कि इंडिया और गल्फ के बीच का पूरा रिलेशन को फिर से रीसेप कर दिया है, जिसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर दिया गया है। तो क्या है कि गल्फ कंट्रीज जितने भी है, गल्फ कंट्रीज रीजन में जितने भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भारत के लोग काम करने जाते हैं ना, लगभग 30 से 40 लाख लोग होंगे, ठीक है। उस लेवल के लोग गल्फ रीजन में पूरा काम करने के लिए जाते हैं स्पेशली। और बहुत सारा हम लोग के पास पैसा भी आता है, ठीक है, बहुत सारा पैसा भी आता है। साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक। ठीक, बहुत सारा पैसा भी आता है। तो क्या है कि एक तो, और दूसरा क्या है कि वो जो कंट्रीज हैं जितने भी गल्फ कंट्री हैं वो आपके इस्लाम इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान के कारण ऐसा ना हो जाए कि इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है इस मामले में, जैसे कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, सबके साथ रिलेशन अच्छा है। भले पाकिस्तान के साथ इस्लाम के कारण रिलेशन बेकार इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का पॉलिटिकल यूज करता है अपने मिलिट्री पर्पस के लिए, ठीक है ना। दैट इज प्रॉब्लम। कहीं पे भी किसी भी देश में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब होता है कि जब रिलीजन का यूज राजनीतिक जो छोटा नैरो इंटरेस्ट के लिए करते हैं, अपने देश के अंदर ही भी और बाहर के देश के लिए भी, ठीक। अगर आप म्यांमार देखोगे, म्यांमार में जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ है और अभी सैनिक शासन है, क्योंकि वहाँ पे भी जो वहाँ के जो रिलीजन बुद्धिज्म, ठीक है ना, बुद्धिस्ट रिलीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। श्रीलंका में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू तमिल है, वहाँ पे रिलीजन का, पाकिस्तान में भी इस्लाम का, ठीक है ना। और जो उसका प्रभाव है पड़ते जा रहा है और उसके कारण इनस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक। जैसे कि इंडिया में भी कुछ एक्सपर्ट का कहना ये है कि हम लोग भी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन भारत में इतना डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे धर्म के नाम से ही डाइवर्सिटी नहीं, अलग अलग पंथ भी है। तो हम लोग उसके कारण क्या है कि सेफगार्ड के रूप में भी हम लोग का रहता है। और तीसरा ये लद्दाख वाला इशू। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक जो चल रहा था, क्या, बिहार का इलेक्शन। बिहार का इलेक्शन का डेट भी आ गया है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आधार कार्ड को भी जो SIR इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या है कि वोटर IDs जो बनते हैं उसको अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आधार को भी वैलिड कार्ड माना है। तो इस टाइप का 12वां डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप अपने अपने जो बारे में सरकार को बता सकते हैं। तब इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
कि निम्नलिखित में से आधार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आधार जो कार्ड होता है उसके बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। पहला, आधार पहचान और नागरिकता दोनों का प्रमाण है। दूसरा, आधार संख्या 12 अंकों की रैंडम संख्या कोड है। तीसरा, यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। चौथा, आधार का उपयोग प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि नागरिकता का नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड बांग्लादेशी भी बना दे पा रहे हैं। ठीक है ना, उसको नागरिकता दे देंगे तो फिर तो हम लोग का जो पूरा बेसिक जो नागरिकता का कानून है उसमें क्या करेंगे। तो आधार कार्ड पहचान का तो है, पहचान के लिए है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं है पूरी तरह से। तो पहला ये स्टेटमेंट गलत है। 12 अक्षर होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक। तीसरा, इसको जो जो जारी करने वाला जो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको स्थापित जब किया गया था तो इन्फोसिस के जो फाउंडर थे, ठीक है ना, इन्फोसिस कंपनी है, उसके फाउंडर को बुला के मनमोहन सिंह ने, जिसका नाम क्या है? नंदन नीलेकर्णी, ठीक है ना, उसको अध्यक्ष बनाया गया था और उनके कार्यकाल में ये आधार कार्ड बना था। ठीक। और लास्ट क्या है इसमें? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिल्कुल, अभी जो मनरेगा होता है या फिर सरकारी जितना भी योजना होता है उसमें हम लोग डीबीटी आधार के थ्रू भी करते हैं, जो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस है। ठीक है ना, जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो आधार के थ्रू आप जो पेमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे लेते हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर या बोल सकते हो संस्था कौन सा बनाए है, जो यूपीआई को भी बनाया है, उसका नाम क्या है? जो यूपीआई जानते हैं, भीम यूपीआई, उसी को बनाने वाला वो आधार के थ्रू भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, वो बनाया है। तो उसका नाम क्या है? NPCIL। ये भी बार बार बैंकिंग के क्वेश्चन आते रहता है, बैंकिंग के एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेट है। NPCIL, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने यूपीआई बनाया है। यूपीआई का मतलब क्या है? फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सितंबर में 99.3% साक्षरता दर के साथ कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम पहले घोषित हो गया था एक, और अभी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली में ये लगभग चारों घोषित हो चुका है, लेकिन अभी जो सितंबर में यहाँ पे डेट नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना, उसके हिसाब से जाओगे तो हिमाचल प्रदेश अभी रिसेंटली हुआ है। मिजोरम 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है, और यहाँ पे कितना है? 99.3। 100% जो साक्षरता बना है वो कौन है? मिजोरम है। ठीक। लेकिन जो 95 से जो ऊपर हो जाता है, 95 से ऊपर जो राज्य साक्षरता लेके आ गए हैं, उसको भी पूर्ण राज्य का स्टेटस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा कौन से स्कीम के द्वारा। ठीक। तो सितंबर में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर घोषित करने वाली कौन सी राष्ट्रीय योजना है? कौन से राष्ट्रीय योजना के थ्रू इसको पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान, यूलास, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना। समग्र शिक्षा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यूलास, उड़ान जीवन भर सीखने और कौशल। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही था इसका। उलास का जो फुल फॉर्म है उड़ान लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किलिंग, इस योजना के थ्रू किया गया है। ठीक। सर्व शिक्षा अभियान हमको पता है 2002 से हम लोग ना स्कूल चले हम वाला एक कैंपेन चलता था, उसके थ्रू, ताकि बच्चे का इनरोलमेंट हो सके। तीसरा, मध्याह्न भोजन मिड डे मील किस लिए लेके आ गया था? क्योंकि भारत में जितने भी बच्चे हैं उन लोग का पोषण बहुत कम है, जो न्यूट्रिएंट्स है 40% बच्चे लोग का और 50% महिलाओं का, उनमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक। और अलग से दूसरा तरह के देखो कि मोटापा से जो भी
जो बीमारी से जो जनसंख्या भी बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या बता रहे हैं, असमानता बहुत है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करें। और तो तीसरा क्या है, सामाजिक शिक्षा अभियान, ये क्वालिटी के लिए है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कार्यशाला का आयोजन किसने किया था? ठीक है, ये पॉवर्टी, गरीबी नापने के लिए एक इंडेक्स होता है, ठीक, और उसका नाम क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। गरीबी अलग अलग तरीके से हम लोग नापते हैं, ठीक। पहले हम लोग नापते थे कि एक आदमी कितना कैलोरी खाता है, उसके हिसाब से। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा शिफ्ट हुए, जब तेंदुलकर कमेटी एक है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, सी रंगाराजन कमेटी है, इसी के थ्रू हम लोग गरीबी को बताते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि भारत में जो गरीबी है 20 से लेके 29% के बीच में है, इतने लोग गरीब हैं, ठीक है ना, परसेंटेज के हिसाब से। तो अभी उसके लिए एक और जो सूचकांक है, जिसको बोलते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है ना, ये वाला जो है योजना, या फिर इसके लिए जो कौन सा संस्था है बनाता है, वित्त मंत्री और यूएनडीपी, दूसरा नीति आयोग और यूएनडीपी के सहयोग से, तीसरा योजना आयोग और विश्व बैंक, चौथा ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूएनडीपी। यहाँ पे यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, जो गरीबी को उन्मूलन करने के में काम करता है, ठीक। अब योजना आयोग तो लगभग क्या हो गया है, सरकार से इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। कब खत्म किया गया, 1 जनवरी 2015, तो मोदी जी ने आके इसको खत्म कर दिया, और इसके जगह पे कौन सा संस्था बनाई है, नीति आयोग। तो आंसर क्या होगा, एक तो नीति आयोग होगा, ठीक। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, प्रधानमंत्री। आगे आएगा, क्वेश्चन एक है। और दूसरा यूएनडीपी, ये दोनों मिलके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। और अभी कहा जा रहा था, दो डाटा फिर से आया था, कोविड के टाइम में लगभग बहुत सारे जो लोग थे गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, प्लस अभी रिसेंटली जो डाटा आया है, सरकार के बहुत सारे जो लाभकारी जो योजना है, उसके कारण बहुत सारे पॉवर्टी से बाहर निकल गए हैं, ठीक। लेकिन जो डाटा का प्रॉब्लम है वो हमेशा रहता है, हम लोग को कौन सा डाटा को बेस पॉइंट बने। अब जैसे कि बताया कि चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, हमेशा याद रखना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, जो जितने भी डायरेक्ट एग्जाम है, एक क्वेश्चन आपका प्लानिंग और क्या बोलते हैं नीति आयोग के रिलेटेड और स्कीम के रिलेटेड आ जाता है, यानी कि आपको एक एग्जाम में नीति आयोग नाम का एक जो वर्ड है ना, पक्का दिख जाएगा। इसके जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है, चेयरमैन तो मोदी जी हो गए, इसके वाइस चेयरमैन कौन है, ये, इनका नाम क्या है, सुमन बेरी, ठीक। तीसरे, इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, जो कि डे टू डे काम करते हैं, उसका नाम क्या है, PVR सुब्रमण्यम, ठीक है। ये एक्चुअली में छत्तीसगढ़ अभी आए हुए थे, देखे थे, जब अंजोर जो हुआ था ना, अंजोर 2047, अंजोर जो 2047, यानी कि 2047 में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, एक डॉक्यूमेंट निकाला था, जिसका नाम है अंजोर है, ठीक है, अंजोर, अंजोर हो जाएगा, AN जोर, ठीक। ये छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना था, क्या बना था, सेकेंड राज्य बना था। पहला राज्य इस टाइप का डॉक्यूमेंट कौन लेके आया था, कौन लेके आएगा, गुजरात। सेकेंड हम लोग ने बनाया था, ठीक। और ये आए हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये एक और अच्छी बात है कि ये जब IAS बने थे तो छत्तीसगढ़ कैडर के IAS थे, क्या, छत्तीसगढ़ कैडर के IAS थे। जब आप UPSC निकालते हो तो फिर आपको कैडर दिया जाता है कि कौन सा राज्य मिलेगा, तो इनको क्या है, छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ को जानते हैं। नेक्स्ट, ये समझ रहे हो, आदि संस्कृति कुछ, तो 10 सितंबर 2025 को आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,
आदिवासी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक। तो क्या है कि आदि संस्कृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है बोल सकते हो, या फिर दुनिया का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। क्या है? ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जनजातियों का एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है। ठीक। तो इसको कौन बनाया था? संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है ना, आदि संस्कृति नाम से ही पता चल रहा है, कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, इस साल का मानसून को देखोगे तो क्या है कि बहुत ही इरेटिक है। अभी भी मानसून पानी गिर रहा था, परसों नरसों भी फिर से गिरा है। मतलब क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा रियलिटी है। क्या है? क्लाइमेट चेंज का भी क्वेश्चन पूछे जाएगा इंटरव्यू में कहीं पे, कि क्लाइमेट चेंज जैसे कि अमेरिका बोलता है ये तो आर्टिफिशियल है, ये ऐसे होते रहता है, वो पूरा जियोलॉजिकल चेंज होते रहता है, क्योंकि उन लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहते थे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज किस लिए हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रहा है? टेम्परेचर के बढ़ने के बाद। टेम्परेचर में बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कर लिया है। ठीक। तो अब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और या नहीं करना है। या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ करोगे, यानी कि आप कोयले को जलाओगे। कोयले को जलाओगे तो आपको पेड़ की कटाई होगी। पेड़ की कटाई होगी तो पूरा इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। ठीक। तो कई लोग क्या है कि कई सारे देश क्या बोलते हैं कि मैं ये उत्तरदायित्व तो नहीं लेता, तो क्या है कि ये तो होते रहता है, ऐसे बोल देते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब। ठीक है ना, और उसने जो एक बहुत बड़ा जो फ्रेमवर्क बनाया था, समझौता बनाए थे, कौन सा समझौता? जिसके थ्रू हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो उस समझौता, बार बार क्वेश्चन आता है, उसका नाम क्या है? क्या? पेरिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, पेरिस क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम लोग बोले हैं कि सदी के लास्ट तक हम लोग, या 2050 तक हम लोग कितना 1.5 डिग्री से ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो क्या हो जाता है? पूरा जीव जंतु, ठीक है ना, कई सारे ऐसे जीव हैं जो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने के कारण मर जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। अगर पूरा दुनिया का इतिहास को देखा जाए, ठीक है, तो 6 बार ये छठवां मास एक्सटेंशन चल रहा है। मतलब कि 70 to 90% जो जीव है मर जाना, मास एक्सटेंशन का मतलब होता है। तो अभी बोला जा रहा है कि छठवां मास एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया है। और इससे पहले जितनी बार भी जो मास एक्सटेंशन, मतलब बहुत सारे लोग विलुप्त हुए हैं, उसमें जो कारण क्या था? नेचर था। लेकिन पहली बार जो है मास एक्सटेंशन कौन सा नंबर का? छठवां नंबर का। CGPSC का 2 साल पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, मास एक्सटेंशन कौन सा नंबर? छठवां। ठीक। तो इसमें कौन कारण है? तो इसके लिए कारण कौन है? हम ह्यूमन है। और हम ह्यूमन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंड्रॉइड सुने हो? एंड्रॉइड, ISO। हाँ ठीक है वो। ठीक है ना, उसका भी जो नॉमेनक्लेचर यहीं से आया है कि फोन वाला भले एंड्रॉइड है, लेकिन वो ह्यूमन टाइप का सोचने वाला। ठीक है ना। ठीक। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो एंथ्रो मतलब ह्यूमन, पोजेनिक, पोजेनिक, इसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, नहीं हम लोग के कारण पूरा अर्थ खत्म होगा। तो कुछ लोग जिसके पास पैसा है वो बोल रहे हैं कि मैं तो मरने वाला हूँ कहाँ पे? मार्स पे। वो व्यक्ति का नाम कौन है जो सपना देखता है कि मेरे को मरना है कहाँ से? मार्स पे। एलन मस्क। तो कुछ लोग जो फिर बड़ा सपना दिखा के, हम लोग तो वहां शिफ्ट होने वाले हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं कि इस धरती को इतना बर्बाद कर दिया तो कैसे करके ठीक करेंगे। ठीक है ना, बाईपास रूट। ठीक। तो ये तो सिक्स मानसून। तो इसके कारण क्या हुआ कि पहली बार राजस्थान में बाढ़ आते हुए देखा है, पंजाब में बाढ़ आया था। तो उसके लिए जो जो सेना ने, भारतीय सेना ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन महादेव? नहीं, ये ऑपरेशन महादेव तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद कुछ दिन के बाद ऑपरेशन महादेव हुआ था। कुछ लोग घुस गए थे तो। ठीक। ठीक। ऑपरेशन गंगा? नहीं, ऑपरेशन गंगा से तो हम लोग बाहर से लोग लेके आए थे, उनको बचा के लेके आए थे। इनका नाम क्या है? ऑपरेशन राहत। ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ऑपरेशन राहत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और नवाचार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अपना पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है? सिंगापुर,
अबू धाबी, लंदन या सिडनी? अबू धाबी। क्यों? भारत अब क्या है, बाहर भी जाना चाहता है। अब तक हम लोग क्या है कि अपना सेल्फ, ठीक है, अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर जो हम लोग अपने देश तक सीमित थे, अब क्या है कि बाहर बाहर भी जाना चाहते हैं। ठीक है। और दो चीज़ किया है हमने, चेंज भी किया है पॉलिसी में कि दूसरा देश अगर अच्छा यूनिवर्सिटी है, आओ अपने देश में, ठीक है ना, हमको सिखाओ, हम भी जा रहे हैं बाहर। तो इस हिसाब से जो अटल इनोवेशन सेंटर है, जो अटल इनोवेशन कौन से, इसको संचालित करने के लिए किसको, कौन सा संस्थान करता है? अटल इनोवेशन चैलेंज। हर एक स्कूल में अटल इनोवेशन लैब बनाया गया है, जिसमें कंपटीशन किया जाता है बच्चों लोग का, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ आपका एक्सपेरिमेंट है। क्या पता आप लोग के टाइम में स्कूल में किए होंगे कि नहीं। ठीक। तो ये कौन सा, देखो ये नीति आयोग, ठीक है ना, यहाँ पे भी आ जाता है नीति आयोग के द्वारा, है ना। तो अभी अबू धाबी में स्टार्ट किया गया है, क्योंकि हम लोग को अबू धाबी या फिर यूएई एक अच्छा जगह मिल रहा है जिसके थ्रू आप क्या पेनिट्रेट कर सकते हो। गल्फ रीजन में बोला ना, गल्फ रीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। अगर वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आता है तो हमको फिर से वहाँ से लेके आना पड़ेगा। जैसे हम लोग को अफगानिस्तान में लोगों को लेके आना पड़ा, वो यूक्रेन से लेके आना पड़ेगा। ठीक। लेकिन अगर वहाँ पे जो प्रबंधन, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमको पता है कि क्यों वहाँ पे जाके खोज रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो यूपीआई बहुत बेहतरीन ग्लोबल प्रोडक्ट बना है, उसको वहाँ पे स्वीकृति भी मिल गई है। तो क्या है कि अगर उन लोग को कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा कुछ लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा एमबीए ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला है? अपना यूनिवर्सिटी भी अब बाहर जाना शुरू हो गया है। तो पहला जो यूनिवर्सिटी, जो कैंपस खोला है, कौन से आईआईएम ने? आईआईएम बेंगलोर? नहीं। आईआईएम कलकत्ता? नहीं। आईआईएम, ये देखो ना कौन सा, बेंगलोर ये दिख रहा है। आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम के नाम पे सबसे नंबर वन पे कौन आता है हमेशा? ए बी सी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता। ठीक है ना। तो अहमदाबाद ने अपना सेंटर खोला है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये देखो, ये कुछ दिख रहा है, ये क्या चीज दिख रहा है? पांडुलिपि, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक। तो भारत में 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटल करने और वैश्विक पहुंचाने के लिए संरक्षित करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अब जो पांडुलिपि है, जैसे कैसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जो लिटरेचर है हमारा क्या है, ऋग्वेद है, क्योंकि उन्होंने उसको पांडुलिपि के माध्यम से सेव करके रखा है ना। हम लोग का जो पहले के टाइम में क्या है कि जो पत्ते हैं, पत्ते में लिखते थे, ठीक है, जो छाल होता था, ठीक है, छाल मतलब जो समझते हैं ना, पेड़ का छाल, उसमें लिखते थे। तो ऐसे करके सेव करके रखे हैं, और उसमें बहुत ही पुराना नॉलेज है, ज्ञान है। आज चीज़ें चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आज के बच्चे को बोलोगे, ठीक है ना, भाई 25 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था, क्या वो मानेगा? क्योंकि उतना टाइम का व्यवस्था कुछ और था। लेकिन आज के बच्चे को नहीं मानेगा वो। ठीक है ना। आज अगर हम लोग बोलेंगे, जो हमारे पापा लोग को बोलेंगे कि हम लोग तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे एकदम, और चौक रहता है। आज चौक देखते हैं क्या अपन? नहीं देखते हैं, अब पूरा वाइट बोर्ड देख रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि उतना टाइम, उस टाइम की परिस्थिति को पहचान नहीं पाएंगे ना, पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग के जो पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत सारे जगह पे पांडुलिपि में लिख के बैठे हैं, और उसी से ही हम लोग को अपना इतिहास भी पता चलता है। तो उसको संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, और उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आज जितना ज़्यादा आप डिजिटल जाओगे, इन्फॉर्मेशन जाएगा, लोग आपका ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली जो कुटुमसर गुफा के सामने और एक गुफा मिला अपने को। ठीक। अब देखो, ये गुफा कौन खोज किया है? वहां पे जाएंगे तो मुझे पता चलेगा ना, पहला व्यक्ति कौन से गांव का था, कौन गया था। ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, जो ओरिजिनल आदमी लिखा होगा। तो उसके लिए हम लोग का पांडुलिपि है। तो उसके लिए क्या, ज्ञान समग्र नहीं, डिजिटल शोध नहीं, ये तो ऐसे ही अलग है, कट जाएगा। पांडुलिपि भारत, ऐसा नाम नहीं रखेंगे, ठीक है, पहले रखे थे।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन रखे थे। अभी का नाम क्या है? ज्ञान भारतम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान भारतम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 250 गीगावाट से कितना गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? 350 गीगावाट, 450 गीगावाट, 500 गीगावाट और 550 गीगावाट। ठीक है ना, गीगावाट मतलब समझते हो, मेगावाट मतलब समझते हो, किलोवाट। ठीक है ना, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगर फिजिक्स का यूनिट समझ में आ गया तो समझ जाओ कि आपको 20 से 30% फिजिक्स समझ में आ गया, क्योंकि पूरा गेम वहाँ पे चलता है। क्या नंदनी, क्या कर रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? तो बताओ गीगावाट मतलब कितना होता है? कितना, 1 गीगावाट मतलब कितना मेगावाट होगा? हाँ, ऐसा कुछ कुछ करते हो। ठीक है ना, 10⁶। ठीक है ना, उसके बाद और एक जो आएगा तो ठीक टेराबाइट हो जाता है, टेरावाट हो जाएगा। तो क्या है कि गीगावाट, तो कितना गीगावाट अभी अभी प्रेजेंटली क्या है? ये न्यूज में क्यों इसलिए था क्योंकि हम लोग ने लक्ष्य रखा था किसमें? पेरिस क्लाइमेट, लास्ट में फिर से पहुंच के वहां पे आओगी। पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था, उसमें हम लोग ने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक हम लोग लगभग 250 गीगावाट तक का एनर्जी किससे बनाएंगे? गैर जीवाश्म ईंधन से। मतलब गैर जीवाश्म मतलब कोयला को छोड़ के, सोलर से, ठीक है, विंड एनर्जी से, जियोथर्मल से, ठीक है ना, हाइड्रो से, ऐसे वाला एनर्जी क्रिएट करेंगे। तो वो लक्ष्य 5 साल पहले हम लोग ने क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। तो एकदम बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है कोई भी एग्जाम के लिए। लेकिन जब हम लोग ने 5 साल पहले कंप्लीट कर दिया है तो हम लोग क्या है, लक्ष्य अपना बढ़ा देते हैं। तो 2030 तक हम लोग क्या बोलेंगे? 500 गीगावाट। ठीक है, 500 गीगावाट। तो अगर अगर हम लोग देखें तो जो 250 गीगावाट जो इसमें हम लोग ने अचीव किया है, उसमें 123 गीगावाट क्या है? सोलर एनर्जी है, मतलब सूर्य देव से। दूसरा, हाइड्रो से हम लोग ने, हाइड्रो से 64 गीगावाट। ठीक, बायोफ्यूल जो बायोमास से इतना, न्यूक्लियर से भी हम लोग ने दोनों के लिए, हाइड्रो और न्यूक्लियर को मिला के यहाँ पे 64 कर दिया है। और विंड से कितना? 52 गीगावाट। पोटेंशियल हम लोग का सबसे ज़्यादा कहाँ से हम लोग को एनर्जी लेना है फ्यूचर में बोलने से, कहाँ से लेना है? सोलर ऊर्जा एक है। दूसरा, हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा एक मटेरियल है जिसके थ्रू हमको भविष्य में पूरा एनर्जी लेना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास थोरियम बहुत है। क्या है? बहुत है, थोरियम। यूरेनियम से चलता है अभी, लेकिन हम लोग का 3 स्टेज का हम लोग का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको कौन दिए थे? होमी जहांगीर भाभा दिए थे, भाभा ने दिया था। तो उसमें 3rd स्टेज में हम लोग क्या करेंगे? यूरेनियम के जगह पे हम लोग थोरियम का यूज़ करेंगे। क्या? थोरियम। और थोरियम हमारे पास केरला के जो सैंड है ना, समुद्र तट, वहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। अगर उसका हम लोग यूज़ कर देते हैं तो हम लोग का एनर्जी का जो डिमांड है, पावर प्लांट से कर देंगे। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसके कारण पेड़ कम काटेंगे, कोयला कम काटेंगे, और लोगों को डिस्प्लेस भी करने से बचाएंगे। तो ये इसी कारण इस साल के बजट में भी बताया है कि हम लोग क्या है, छोटा न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे। ठीक है ना, आयरन मैन कोई देखा है? आयरन मैन, ठीक है ना, उसमें जो उनका जो पूरा जो सील्ड रहता है, उसमें छोटा सा न्यूक्लियर प्लांट रहता है और यहाँ पे लगता है, देखे हो? ठीक है, वो न्यूक्लियर प्लांट है छोटा सा। ठीक है ना, वो मूवी में पहले दिखाया है। बट हम लोग भी धीरे धीरे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट, कौन सी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महिलाओं, बच्चों और परिवारों के लिए स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसको अभी लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, अभी कौन सा योजना है जिसको लॉन्च किया गया है? पोषण अभियान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, यहाँ पे जो हो गया अभी जो लॉन्च किया गया है ना, अभी बोल लिख दो। ठीक है ना, रिसेंटली जो लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, सब के सब केंद्रित हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ठीक है ना, वो कब लॉन्च किया गया है? हर साल हम लोग पोषण वीक मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पोषण वीक। जो क्या है, इस बार 17 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में
मनाया गया था। उस पोषण वीक में नया और एक योजना स्टार्ट किए हैं, इसका नाम क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ठीक है, 8वां पोषण माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थल को अपने भौगोलिक और प्राकृतिक महत्व के लिए यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। और ये क्या करता है कि ऐसा कोई एजुकेशन चीज़, संस्कृति वाली चीज़ें, कोई नेचुरल चीज़ जो पूरे मानवता के लिए है, शेयर एसेट है, उसको क्या करता है? लिस्टिंग करता है, और ये बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मानव इतिहास के लिए ज़रूरी है, तो कभी लड़ाई भी होगा तो इसको कोई मिसाइल नहीं दागेगा, ठीक है, ऐसे संस्था। तो अभी फिर से कुछ कुछ संस्था को, संस्थान, कुछ कुछ जगह को अस्थायी सूची में रखा गया। वो कौन सा है? सुंदरबन और काजीरंगा, ये तो पहले से ऑलरेडी है। सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। काजीरंगा कहाँ पे है? असम। गुड, वेरी गुड। पश्चिमी घाट पहले से ही है, पश्चिम घाट, ठीक है ना। पश्चिम घाट कहाँ पे है? हाँ, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। बताओ पश्चिम घाट का ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोला जाता है? मध्य वाला और नीचे वाले को? हाँ, जो पश्चिम घाट के बाजू में जो प्लेन है ना, मैदान, आज पढ़े हो ज्योग्राफी में। हाँ, ऊपर वाले को, यहाँ पे जो प्लेन है एरिया, मैदानी एरिया है, ऊपर वाले को क्या बोलते हो? कोंकण। नीचे उसके बीच वाले को कैनरा, और थर्ड वाले को, नीचे वाले को मालाबार, ठीक है ना। ये पता रहना चाहिए क्योंकि इसी के नाम पे एक्सरसाइज लोग भी है। तो इसी कारण ज्योग्राफी को वही बोल रहा हूँ ना कि फॉर द सेक आप वो नहीं पढ़ना है, हमको कनेक्ट करना है कहीं पे। तो अब पश्चिम घाट हो गया, और नंदा देवी ऑलरेडी पहले से है, ठीक है ना। ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ऑलरेडी। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। अभी कौन सा? तिरुमाला हिल, ठीक है ना। अर्रामत्ती, डीबालू, ये दो जगह है, उसको यूनेस्को ने अस्थायी सूची में लिस्ट किया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे को लिस्ट में किया गया है, उसको देखेंगे। इसमें पंचागमनी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, नासिक के पास है, उनको किया गया है। सेंट मारे आइलैंड है, ठीक, जो कर्नाटका में, उसको भी सूची में रखा गया है, ठीक। मवा मुचुंग केव, एक केव है, रेड होल, बहुत ज़्यादा न्यूज होता है, ठीक है ना, एक केव है, उसको भी मेघालय का संरक्षित किया गया है। नागा हिल जो नागालैंड का, उसको। एर्रामाटी अभी देखे, तिरुमला हिल अभी देखे, ठीक है। साथ ही केरल का क्या है? वराकल्ला क्लिफ, ठीक है ना। क्लिफ कैसे दिखता है? ये छोटा सा जो है ना, ये देख, क्लिफ ऐसे दिखता है जब समंदर से टकराता है पानी, और उसको क्या क्या छोटा छोटा टुकड़ा में कर देता है ना, तो क्लिफ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। इन सबको क्या है, यूनेस्को ने अपने सूची पे रखा है। तो कहाँ पे है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के थार में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस अभियान और योजना को दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी जनसत्ता नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है। आदि कर्मयोगी अभियान, वन धन विकास अभियान, आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण अभियान, एकलव्य मॉडल स्कूल। एकलव्य मॉडल स्कूल तो पहले से ही है, ठीक है ना। आदिवासी जो बहुल जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एकलव्य स्कूल खोला गया है। इसमें 50% से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी जिस डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी 50% से ज़्यादा है, वहाँ पे एकलव्य स्कूल खुला गया है। स्वास्थ्य और पोषण ये नहीं है। वन धन विकास योजना, ये भी आदिवासी लोग के लिए है, लेकिन ये नहीं है। अभी जो स्टार्ट किया गया है उसका नाम क्या है? आदि कर्मयोगी अभियान, जिसके थ्रू क्या है कि नए नए लीडरशिप जो क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। क्योंकि देखा गया है, क्या देखा गया है कि जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए आपको एक्सप्रेस करने आना चाहिए, एक्सप्रेस करने आने के लिए आपको हर चीज़ को पता होना चाहिए। तो क्या है कि जो बहुत सारे जनजाति समुदाय हैं, मेन लैंड से बहुत दूर में है, तो उनको पता ही नहीं रहता, तो उनके लिए लीडरशिप के लिए एक प्रोग्राम, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2024-25 में शून्य मातृत्व मृत्यु दर हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या फिर प्रदेश बन गया है? शून्य मातृ मृत्यु दर मतलब क्या है कि जब डिलीवरी होते रहता है तो वहां पे कोई भी मम्मी का डेथ नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा राज्य बन गया है, और या फिर कौन सा यूटी बन गया है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लक्षद्वीप?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। ठीक है ना। दिल्ली में तो होता है, क्योंकि दिल्ली में चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी वाले बिहार वाले सब कुछ आ जाते हैं। और क्या है कि लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं ना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मैकेनिज्म जहाँ पे तगड़ा होगा पहले से ही, कि भैया जैसे ही आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई तो हर 3 महीना 2 महीना 1 महीना में, जैसे कि पोषण अभियान में भी होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो महीना के पहला या दूसरा वीक में कंपलसरी वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाता है। प्लस जो एक योजना है उसके थ्रू क्या है कि कुछ पैसा भी देते हैं। ठीक है ना, 6,000 रुपये के आसपास। तो अभी कौन सा स्टेट बन गया है? पुडुचेरी बन गया है। ठीक, और पुडुचेरी कहाँ पे है? ये चेन्नई के बाजू में, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कितने पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? अभी सूरजपुर में एक बहुत बड़ा बेहतरीन चीज़ हुआ कि बाल विवाह मुक्त मतलब क्या, चाइल्ड मैरिज वहाँ पे नहीं हो रहा है, फ्री। वो कितने पंचायत है? ठीक है ना, ये गैस करने वाले रहती है। बहुत जगह पे जब ये बात आ जाएगी ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं रहता क्या है, कि बहुत बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया ना। तो यहाँ पे 75 मार देना। क्यों 75? आज़ादी का अमृत उत्सव चल रहा था ना, और उसके सामने क्या लिखा था? 75। ठीक है, तो एक ट्रिक है कि कहीं समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो 75 अगर दिख रहा है, 750 दिख रहा है, 7500 दिख रहा है, तो उसको क्या है, रिस्क लेके आ जाना है 75। ठीक है, तो कहाँ पे? सूरजपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, यहाँ पे बाल विवाह बताना है। भारत का पहला जिला जिसे आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया है वो कौन सा है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश नहीं, खासी हिल मेघालय नहीं, उदयपुर नहीं है, ये अपना छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। ठीक है ना, वहाँ पे बाल विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का स्थिति अच्छा है क्या? पता लग रहा है? ठीक, नहीं, जब आप यहाँ के कल्चर को देखोगे, ठीक है, जितना भी यहाँ पे ट्राइबल कल्चर है देवी शक्ति वाले में, तो यहाँ पे देवी शक्ति वाले हैं, वहाँ पे महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छा है। वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, उड़ीसा, ठीक है, ऐसे मामले में नहीं जो सांस्कृतिक और सोशल डिमेंशन के मामले में। ठीक है, जबकि आप ऐसे जहाँ पे जहाँ पुरुष बोल सकते हो, यहाँ पे या फिर जहाँ पे वॉर ज़्यादा हुआ है, जैसे कि राजस्थान में, वहाँ के ऐतिहासिक कारण के कारण ही जौहर का प्रथा, सती प्रथा से लेके बहुत सारा, ठीक है ना, वहाँ पे वो ऐसे यहाँ पे अपने में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बालोद छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन किस संवैधानिक सूची के तहत सुरक्षा की गारंटी मांग कर रही थी? छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किसके लिए है? फिफ्थ शेड्यूल भी पढ़े होगे। सेवन शेड्यूल किस चीज के बारे में है? अपने संविधान में अलग अलग अनुसूची पढ़े हैं, कितने अनुसूची है? 12 है। ओरिजिनल में 10 था, 12 हो गया। ठीक है ना, 11 और 12वां क्या है? 11वां पंचायती राज है, 12वां अर्बन। हाँ, 10वां क्या है? दल बदल। 9वां क्या है? हाँ। 8वां क्या है? भाषा। 7वां क्या है? सूची, केंद्र सरकार राज्य सरकार संवर्धित सूची। 6वां क्या है? किसका? 5वां अनुसूची क्या बोलता है कि जितने भी ट्राइबल है, किसके? एटीएम। 5वां क्या बोलता है? एटीएम, त्रिपुरा मेघालय, उन लोग के जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, और बाकी लोगों का जो है वो 6वां में है। ठीक, तो यहाँ पे 6 शेड्यूल। नेक्स्ट आगे बढ़े। गुजरात का ये चौथा विलेज है जिसको सोलर विलेज घोषित किया गया है, उसका नाम क्या है? ढोले रोड। ठीक है ना, ढोलडो, ढोलडो, ढोल ढोलडो। ठीक है, इससे पहले इससे पहले भी जो पहला, जो भारत का पहला विलेज था जो 24x7 सोलर पावर गांव था, वो कौन सा था? मोंडेरा। कौन सा था? मोंडेरा। वो भी कहाँ है दीदी? इसको छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, पहला कौन सा है? मोंडेरा। ठीक है, मोंडेरा में किस लिए फेमस है पता है ये जगह? वहाँ पे भी एक क्या मंदिर है?
सूर्य मंदिर है वहाँ, ठीक है। सूर्य मंदिर, और एक कहाँ पे है हमारा, कोणार्क, ठीक है। एक कश्मीर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मोढेरा। दूसरा जो है जगह था सुक्खी, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। खेड़ा किस लिए इंपॉर्टेंट है? खेड़ा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है मसली, ये पहला बॉर्डर सोलर विलेज है। क्या है? बॉर्डर के सामने जो सोलर विलेज है। तो हम लोग का एक वो चल रहा है, योजना चल रहा है, जिसके थ्रू हम लोग क्या है, जितना जल्दी हो सके ऐसे गांव में सोलर पैनल के थ्रू ऊर्जा देना चाहते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में कोई योजना का नाम पता है जिसके थ्रू हम लोग ऐसा जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मोबाइल कनेक्टिविटी दे रहे हैं सोलर के थ्रू, सोलर टावर लगा के। हाँ। नेक्स्ट, ये कौन, क्या है, दिख रहा है? क्या टाइप का लग रहा है? ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? हाँ, इसको सी काऊ बोलते हैं, ठीक है। सी काऊ भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, डुगोंग बोलते हैं, ठीक है। डुगोंग, डुगोंग, ठीक है ना, ऐसे दिखता है डुगोंग, ठीक है। सी काऊ भी बोलते हैं। किस राज्य का डुगांग संरक्षण रिजर्व, IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN द्वारा सामुदायिक संरक्षण के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है? केरला का, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? कहाँ पे संरक्षण हो रहा होगा डुगोंग? तुक्का भी मारना तो क्या मारोगे? तमिलनाडु, क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक पाल्क स्टेट है, सुना? पाल्क स्टेट, हाँ, जहाँ पे श्रीलंका और भारत के बीच यहाँ पे रहता है, वहीं आसपास है, ठीक है ना, पाक स्टेट बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कौन सा यूनेस्को मान्यता प्राप्त रिजर्व बन गया है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो आपको ये जो दिखेगा ना, कोल्ड डेजर्ट, भारत में दो टाइप का डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ये बेहतरीन टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पीति वैली है, कौन सा है? अगर आपको बोला जाए कि स्पीति वैली, तो पहला ये कोल्ड रिजर्व है, ठीक है ना, भारत को पहला कोल्ड रिजर्व जिसको यूनेस्को ने दिया है। और यूनेस्को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूनेस्को बहुत सारा लिस्ट आ रहा है, UPSC वाला पूछ रहा है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ भी पूछेगा, ठीक है ना, सब लोग पूछ रहे हैं, तो क्यों छत्तीसगढ़ वाला नहीं पूछेगा, ठीक। तो ये, तो कौन सा, 11वां नहीं, 12वां नहीं, 13वां? आंसर क्या हो जाएगा? 13वां है। तो इससे पहले 12 कौन कौन सा है उसको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। अपना जो कांगेर वैली था ना, वो देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, फिर उसको बाद में फिर से निकाल दिया गया लिस्ट में, ठीक है। अभी अचानक वाला जो है ना हमारे ऊपर वाला, वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद मुख्य रूप से किस मुद्दे को संबंधित है? हाँ, ये सर क्रीक है, ये कहाँ पे है? सर क्रीक है। सर क्रीक क्यों बोल रहे हैं? क्रीक क्या होता है कि जो एरिया, ठीक है ना, जिससे पानी बैक वाटर के रूप में भी आता है, पीछे से भी आता है, ठीक है ना, एक छोटा सा। सिंधु नदी के जल बंटवारे पे, भाई सर क्रीक और सिंधु नदी उधर है, ठीक है ना, सिंधु नदी थोड़ा कराची में जाके ये गिरता है इधर, है ना, तो यहाँ पे बॉर्डर के पास नहीं है। सर क्रीक के नीचे में क्या है अपने पास? गुजरात का जो कच्छ रीजन है, ठीक है ना, कच्छ का रीजन है, ठीक। तो ये गलत हो गया। सियाचिन ग्लेशियर ऊपर में है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर तो ऊपर में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं तो ऊपर में है। तीसरा, कच्छ रण के लिए विभाजन के लिए, विभाजन के लिए तो है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? सीमा के लिए, कि भाई निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। भारत बोलता है कि ये अपना सीमा है, पाकिस्तान बोलता है कि मेरा सीमा यहाँ तक है। अब क्यों चाहते हैं लोग दोनों के बीच का जगह चाहते हैं, और इस बीच की जगह में क्या है? पूरा लड़ाई किसके चीज़ के लिए हो रहा है? रिसोर्सेस के लिए। वहाँ पे पेट्रोलियम मिल रहा है, अंदर जो ड्रिलिंग करेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। लड़ाई पूरा एनर्जी के ऊपर है, पूरे दुनिया का। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2025 को संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोलते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, के नेताओं की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? हाँ, बीजिंग चाइना।
बीजिंग नहीं है, उसका नाम दूसरा है, चाइना में हुआ था, ठीक है ना, चाइना में हुआ था। बीजिंग हेडक्वार्टर है, ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग है, लेकिन उसका नाम क्या था भूल गया हूँ मैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चाइना में हुआ था। और वहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, तीनों जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो लोग मिले थे और एक बहुत बड़ा चीज़ बोल दिए। क्या वो चीज़ बोल दी कि पूरा अमेरिका दुनिया में राज इसलिए करता है, किस चीज़ के लिए राज करता है, क्योंकि डॉलर के कारण। डॉलर डॉलर डॉलर, पेट्रो डॉलर जो बोला ना अभी, डॉलर के कारण ही हमको, अगर पेट्रोल मेरे को सऊदी अरब से खरीदना पड़ेगा तो मैं पहले अमेरिका के पास डॉलर जाऊंगा लेने, उसके बाद मैं पेट्रोल खरीदने जाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे अब देखो, यूक्रेन के क्राइसिस के कारण रशिया को पेमेंट सिस्टम से हटा दिया गया है, कल के डेट में किसी को भी हटा सकते हैं ना। और डॉलर की हेजेमनी के कारण, डॉलर के जो बोलते पावरफुल के कारण, अमेरिका दुनिया में, अमेरिका के लिए क्या है, डॉलर छापना मतलब क्या है, अपने गवर्नर को बोलेगा कि डॉलर छाप दे, बोलेगा तो छाप देगा, उसके लिए कुछ थोड़ा ना वो बड़ा काम किया, वो ट्रस्ट के कारण पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा व्यवस्था आ जाता है जो डॉलर के विपरीत भी करेंसी में ट्रेड करे तो डॉलर खत्म हो जाएगा ना, जबरदस्ती इतना छाप के बैठा है, ठीक है ना, अनसस्टेनेबल हो जाएगा। इसी कारण अभी रिसेंटली तो भारत और रूस ने चाइना का युआन का यूज भी कर दिया था, सुनने में आया है, ठीक। तो चाइना का भी देखो, एक्चुअल में पावरफुल वही है जो खुद प्रोड्यूस करता है, खुद बनाता है। चाइना इस मामले में बनाता है खुद, वहाँ के जो लेबर्स लोग हैं बहुत दिन रात काम करते हैं, ठीक है ना, और वो लोग खुद बनाते हैं। और जो एक्चुअल बेनिफिट बनाने वाला ही, ठीक है, दुनिया का जो वर्ल्ड फैक्ट्री बोला जाता है वो, यहाँ पे जितना भी चीज़ देख रहे हो भले डिजाइन के रूप में अमेरिका का दिखेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना से हो गया है, ठीक। तो अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बनाएंगे बोल रहे थे, ठीक है ना हम लोग। और भारत भी अपना जो है रूपी को दुनिया भर में ले जाना चाहता है, और यूपीआई जो है ना बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। यूपीआई, अगर यूपीआई के थ्रू दूसरे देश हमारे देश के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए तो हम लोग बाईपास कर देंगे ना अमेरिका को। फिर अमेरिका का जब तुम्हारा सिस्टम को ही बाईपास कर दे रहे हैं, दो जने के बीच ट्रेड करना है ना, ये अमेरिका क्यों आ रहा है, डॉलर क्यों आ रहा है, आप रुपया में करो, मैं आपके रूबल में करता हूँ या फिर आपके करेंसी में करता हूँ। इनफैक्ट 1967 से पहले हम लोग रुपया में गल्फ कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है ना, सऊदी वऊदी लोग के साथ, इतना हम लोग का मजबूत था, ठीक है ना। ये जो वियतनाम वगैरह के साथ हम लोग का रुपया इस लेवल से चलता था, ठीक है ना, जो रुपया है बहुत हम लोग का समृद्ध इतिहास है, ठीक है ना। अभी अभी धीरे धीरे हम लोग इतने कमज़ोर हुए हैं, मतलब ब्रिटिश आने के बाद, उससे तक भी 67 तक सही थे इस मामले में, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ में। नेक्स्ट 2025-26 के लिए भारत ने 1000 अफगान छात्रों के लिए ई छात्रवृत्ति की किस योजना के तहत घोषित किया है। अभी देखो, भारत और अफगानिस्तान का रिलेशन एकदम डब्बा गोल में था, क्योंकि वहाँ पे तालिबान आ गई थी, और तालिबान ने जिस हिसाब से रूल कर रहे हैं ना, महिलाओं को ना शिक्षा देना है, इवन म्यूजिक तक नहीं सुनना है, गाना तो भूल जाओ, ठीक है ना, इस लेवल का, मतलब जो पुराना ओल्ड जो लॉ लगा रहे हैं सरिया लॉ से, वो क्या है कि अपने आप को जीवित करने के लिए रिलीजन का मिसयूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। अब लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जब लड़ाई चलते हो तो हमसे ज़्यादा चलता है, राइवलरी ज़्यादा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने बॉम्ब डाल दिया था, ठीक है ना, उनके एयरबेस पे 4-5 दिन पहले। तो अब क्या है कि अब ऐसे कंडीशन में हमको भी तो फायदा उठाना पड़ेगा ना परिस्थिति का। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, ओनली परमानेंट आपका क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है। आपका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है कि नहीं, आपके देश को इससे बढ़ाई हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो हम लोग का सबसे बेहतरीन है हम लोग का सॉफ्ट पावर, ठीक है, लोगों को खाना खिलाते हैं। जब युद्ध चल रहा है तो हम लोग क्या है, यूक्रेन में भी हम लोग ने भेजा है खाने पीने का, मेडिसिन का सामान भेजा है। फिलिस्तीन का जब इशू हुआ इसराइल का, वहाँ पे भी भेजा है। हम लोग का सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है ना, सबसे बड़ा दिल अपने पास है। इवन अभी पाकिस्तान को भी हम लोग ने वार्निंग किया है, भाई इतना बड़ा ब्लड ब्लड आने क्या बोलते हैं, बाढ़ आने वाला है। तो अब बच्चे लोग को, वहाँ के लोगों को अगर हम ट्रेनिंग कर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है एजुकेशन के लिए। हम लोग ने कौन सा पढ़ो परदेश योजना नहीं, आईसीसीआर की विशेष छात्रवृत्ति योजना, बिल्कुल ये सही, ज्ञान वाला नहीं, ज्ञान का स्कीम नहीं, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम नहीं, क्या इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इसके थ्रू क्या है कि हम लोग क्या है कि
छात्रवृत्ति दे रहे हैं, उन लोग को आके पढ़ा रहे हैं। इवन जो अफगान की टीम का क्रिकेट के लिए भी पूरा जो बनाए थे हम लोग, वो लखनऊ में बनाए थे उनका। हम लोग अफगान का पार्लियामेंट बनाए हैं, हम लोग अफगान का, अफगानिस्तान का, अफगान एज ए लोग से हमको कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम हमको पाकिस्तान के लोग से दिक्कत थोड़ी ना, वो तो आदमी लोग हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री और सरकार से दिक्कत है ना अपने को, अफगानिस्तान के सरकार से दिक्कत है, तालिबान का रूल से। हम क्या चाह रहे हैं कि मानव को जिस हिसाब से अधिकार देना चाहिए, एक मानवता गरिमा का रह का यूज करना चाहिए, वो चीज़ कर रहे हैं ना। तो हम लोग ने जो लेके आया है। नेक्स्ट है, ये कौन सा जगह है दिख रहा है, ये कौन सा जगह है? अफ्रीका। कभी पढ़े हो अफ्रीका के कितने देश होते हैं? पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट होता है। उसमें कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लोग हैं? नहीं, ये एकदम बेसिक चीज़ है, 6वीं क्लास में नहीं 4थे क्लास में पढ़ते हैं आजकल के लिए, ठीक। 54 कहाँ है? अफ्रीका में। और अफ्रीका को देखोगे तो ऐसे लगेगा ऐसे ऐसे बांटे हैं, पता है, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बांटा है। आप अच्छे से देखोगे तो मतलब यहाँ पे इस इन लोग का जो बाउंड्री सेटअप करने वाले कौन लोग? कॉलोनीज लोग, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रिटेन वाले आके इन लोग को गुलाम बना सब, और वहीं पे बैठ के बांट लिए ऐसे। उन लोग का बॉर्डर ऐसे दिखेगा अच्छे से देखोगे तो, ठीक। अब को यहाँ पे पूछा गया है, ग्रेट इथोपिया रिनेसांस बांध, जो ग्रांड इथोपिया रिनेसांस डैम है, किस नदी पर बनाया गया है? ये बहुत बड़ा न्यूज़ में था, क्योंकि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा 3 जॉर्जस डैम के बाद यही बड़ा डैम है। तो कौन से नदी के बीच बनाया गया है? और यहाँ पे युद्ध हो गया है इस नदी के लिए, ठीक है ना। 2 राज्य बस उसी के लिए, पानी के लिए लड़ाई किए हैं बार बार। कौन सा है? एक तो यूथोपिया एक जगह है, ठीक है ना, यूथोपिया कंट्री है। कंट्री आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, ठीक। और इसके पीछे में कौन सा है? ये कौन सा नदी है? नील नदी है। ये ब्लू नाइल पे बनाया है, ठीक है ना। और इधर से व्हाइट नाइल आता है, ये विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से आता है, ऐसे करके बनता है। व्हाइट नाइल आता है, इधर से ब्लू नाइल आता है, और इस ब्लू नाइल में बनाया है ये डैम बनाया है। कौन सा? यूथोपिया एक कंट्री ने बनाया है। और ये जो नाइल नदी है वो कहाँ जाता है? ये जाके कहाँ पे गिरता है? ये एक जगह का नाम पता है किसी को? ऊपर में जाके गिरता है, जहाँ पे सुएज कैनाल है बाजू में, ये ऊपर वाला जगह, ठीक है ना। मैप एक अलग से पढ़ना पड़ेगा लग रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है। उसके बाद ये मेडिटेरियन सी में जो नील नदी है, नील नदी के बाजू में एक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। पता है वो सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया, ठीक है, इजिप्ट का सभ्यता, सुने? पिरामिड वाला, यहीं पे, ठीक। तो तो कौन सा नदी है? नील नदी है। बहुत सारे नदी है, कांगो नदी, ये कांगो नदी के बारे में क्वेश्चन पूछते रहता है कि ऐसा कौन सा नदी है जो 2 बार काटता है किसको? 0 डिग्री को, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इक्वेटोरियल, ठीक है ना, भूमध्य रेखा बोलते हैं उसको। 2 बार काटने वाला नदी कौन सा है? एकदम क्लिशे क्वेश्चन है, जीके में कोई ना कोई एग्जाम में आते रहता है बार बार। कौन सा है? कांगो रिवर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान के क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार बढ़ाने के लिए पहली त्रिपक्षीय बैठक किस बंदरगाह के माध्यम से की गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, का नाम क्या है? चाबहार, यहाँ पे है चाबहार। देखो, दुनिया का अमेरिका क्यों बर्बाद करना चाहता है ये वाला रीजन को, अफगानिस्तान को? देख नहीं रहे हो कि भारत, चीन, सेंट्रल एशिया, रूस, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, यूरोप जाने का जगह है, ठीक है ना। अमेरिका कंट्रोल ऐसे रहना चाहता है कि इसके थ्रू अगर इसको डिस्टेबलाइज करके रखो तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाइना कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, यूरोप कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतना सातिर है, समझ रहे हो? तो वो एनीथिंग, ये बोलते हैं ना, लव और वॉर में एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो ना। तो अपने देश के लिए एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है ना, वॉर कराते रहता है। तो हम लोग क्या है कि अब पाकिस्तान तो हमको जगह नहीं दे रहा है ना जाने के लिए, कहाँ से जाएंगे? व्यापार भी नहीं कर रहा है ना, रास्ता दे रहा है व्यापार करने के लिए। तो हम लोग ने क्या बोला, अपन लोग जाएंगे ईरान के से। ईरान के लिए, ईरान में आप लोग ने अपना क्या बनाया?
बंदरगाह, और बंदरगाह का नाम क्या है? चाबहार पोर्ट। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग क्या जाएंगे? ईरान जाएंगे, ईरान के थ्रू उज्बेकिस्तान जाएंगे इधर। ठीक है ना, इसी के थ्रू हम लोग रसिया जाएंगे, जिसको नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिससे वहाँ से लेके अपना वो आएंगे। इनफैक्ट भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं बोला जाता था कि, और अभी भी भविष्य में नहीं बन सका, एक्चुअली में भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में यूरोप को जाने के लिए एक नया रूट ऐसे बनाना शुरू कर दिए। जिस दिन ऐसे जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ G20 में, उसके 45 दिन के बाद ही इसराइल और रसिया का वॉर, इसराइल और हमास के बीच का वॉर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, भारत और यूरोप ट्रेड करने के लिए जब रास्ता खोज लिए नया, पूरा जो रास्ता खोजने के कारण ही तो हम लोग गुलाम बने थे ना, याद है? ठीक है, जिस दिन हम लोग ने G20 में अनाउंसमेंट किया, उसके 75 दिन के बाद ये स्टार्ट हो गया, ये जगह को भी। अब बोले एक तो हमारा ये वाला जगह को रोक के बैठे हो, दूसरा अभी हम लोग बोले कि भारत से यूएई जाएगा, यूएई से सऊदी अरेबिया जाएगा, सऊदी अरेबिया से इजराइल जाएगा, और इजराइल से लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? इटली जाएंगे और यूरोप जाएंगे। 45 डे के बाद ये जो आप सुन रहे हो ना, सब स्टार्ट हुआ। मतलब किसी को तो है जो अपने इधर का रूट भी देना नहीं चाहते, ना इधर भी जाने नहीं देना चाहते ना, क्योंकि पता है जिस दिन हमको पाकिस्तान ने एक्सेस दे देगा ना हम लोग का, उसके बाद सोच लो इंडिया इतना तगड़ा बन जाएगा जो लोग नहीं चाहते। ठीक है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक, तो हम लोग ने चाहबार बनाया, और चाहबार के बाजू में एक जने का और इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे कौन बनाया है? ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कौन बनाया है? चीन ने बनाया है। किसने? चीन ने अपना सीपेक बनाया है ऐसे। ठीक, ठीक, तो पोर्ट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह और पोर्ट बंदरगाह। ठीक है ना, क्यों जरूरी है बंदरगाह? क्योंकि जो हम लोग का बाहर से जितना व्यापार करते हैं, उसका लगभग लगभग 90% वॉल्यूम के टर्म में, यानी कि जो सामान लेके आते हैं पोर्ट के थ्रू आते हैं। ठीक है, 80% जो वाई वैल्यू पैसा के माध्यम से जो हम लोग करते हैं पोर्ट के थ्रू करते हैं। क्यों करते हैं पोर्ट के थ्रू? क्योंकि सबसे सस्ता माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं पानी के बीच। ठीक है ना, रोड में क्या है कि फ्रिक्शन होगा बहुत बड़ा, आपको वो चाहिए, बस चाहिए, ट्रक चाहिए। ठीक है ना, रेलवे रोड भी बिछाएंगे तो उसमें भी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, और वहाँ पे नहीं बिछा सकते, लेकिन फ्रिक्शन कम लगता है ना, साइंस पढ़े होगे। ठीक है ना, जहाज में फ्रिक्शन कम लगता है, से बहता है, भगता है, बस बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे सबसे कम एनर्जी में बेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। इवन जब हम लोग अपना पुराना इतिहास देंगे, मौर्य साम्राज्य के टाइम में, ठीक है, इतना बड़ा क्यों हम लोग का व्यापार रहता था? क्योंकि गंगा नदी का में हम लोग का ट्रेड चलता था। और अभी फिर से हम लोग फिर से उस मोड में जाने की कोशिश कर रहे हैं और नेशनल वाटरवे बना रहे हैं। तो पढ़ोगे आप नेशनल वाटरवे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। पाकिस्तान में हाल ही में अपनी सैन्य समर्थन का वादा करते हुए ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट किस देश के साथ किया है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, ठीक है? मैं बताया था कि एक तीन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसके थ्रू पूरा गेम चलता है। ठीक है ना, जो आप रिलीजन का मिसयूज जो करना बोलते हो, ठीक है ना, जैसे कि अमेरिका के हिसाब से गुड टेररिस्ट होता है और बैड टेररिस्ट होता है। जो अमेरिका के हिसाब से अमेरिका का इंटरेस्ट है उसको गुड टेररिस्ट बोलता है। ठीक है, जो अमेरिका का इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता उसको बैड टेररिस्ट, उसको आतंकवाद घोषित करता है, और कुछ को नहीं करता। ठीक है, सेम चाइना का भी पॉलिसी है। चाइना का भी पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान के बहुत सारे जो आतंकवादी को वही पाकिस्तान चाइना ने तो रोक के रखा है ना, कि ग्लोबल आतंकवादी घोषित नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके कंट्री को भी तो सर्व करना चाहिए ना, उनके लिए क्या है, एक प्यादा है ना भारत के साथ लड़ाने के लिए। अमेरिका का भी है तो, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान जितना बिजी रहेंगे हमको कोई खतरा नहीं। तो ये सऊदी अरेबिया एक है, सऊदी अरेबिया, यूएसए और पाकिस्तान। एक्चुअली में अमेरिका ही सऊदी अरेबिया में रिलीजियस जो मक्का और मदीना का संरक्षण करके रखा है सर, वहाँ के राजतंत्र को बना के रखा है। ठीक है, उसने ही रिलीजन और जो है ना राजतंत्र को बना के रखा है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट में। और अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने क्या करके बैठा है कि भैया पूरे को कोई, सऊदी अरेबिया ही ऑयल का निर्यात करता है ना, ऑयल का प्रोडक्शन करता है और सबसे बड़ा लीडर है। तो अमेरिका और सऊदी ने क्या पैक बना के रखा है कि भैया तेल
तेल को कभी भी किसी को बेचेगा ना तो बिना डॉलर के बेचना मत। इसके पीछे सऊदी को क्या बोलते हैं, सऊदी का जो राज परिवार बुलाएगा, किसी भी हद तक में हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं आएगा, ठीक है ना, मेरा सरकार को बचा के रखना है। उसके लिए वो क्या यूज करता है, धर्म को, यानी कि जो इस्लाम, ठीक है, और पूरा जो चीज वहां से निकल के आता है। फिर दूसरा, अमेरिका वेपन देता है, ये पैसा देता है यहाँ से, और यहाँ से आदमी देता है, ठीक है ना, और इसका डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है ना, जो ब्रिटेन ने खेल के गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान धर्म के नाम से ही बनाया गया है और पूरा गेम खेल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसी कारण आपको रिलीजन को, ठीक है ना, आतंकवाद, इस्लामिक टेररिस्ट ही आपको दिखेंगे, क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कोई दूसरा धर्म का टेररिस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, जब कोई क्रिश्चियन वाला ऐसे करता है या फिर कोई दूसरा समुदाय वाला ऐसे करता है तो उसको हिटलर को नाजिज्म बोला जाता है, ठीक है। मुसोलिनी जो करता है इटली में, ठीक है, उसको दूसरा बोलते हैं। लेकिन अभी वाला जो कोई दूसरा चीज़ करेगा, मैं यहाँ पे किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि लोगों का सोचने और तरीका ही तो डिफरेंस है ना, ठीक, तो ये चीज़ है। तो अभी क्या है, सऊदी अरेबिया और दूसरा सऊदी को भी क्यों, क्योंकि अभी इसराइल बहुत ज़्यादा अति मचा दिया है, जब चाहे किसी के ऊपर बम मार देता है। कतर को मार दिया अभी, ठीक है ना, पता ही नहीं था। ईरान में आके ऊपर से बमबारी कर दिया, ठीक है, आसपास के हर एक देश को इसराइल ने कर दिया, ठीक है ना। इसराइल नहीं, वो पीछे में अमेरिका है। अमेरिका अगर साथ नहीं देता, आज अमेरिका साथ में आया, परसों की बात है, ठीक है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या चाहिए था, नोबेल प्राइज चाहिए था। तो वो क्या किया कि लास्ट में मेरे को नोबेल प्राइज कैसे करके मिलेगा, मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है, इटली अर्मेनिया अजरबैजान का उठा दिया है, ठीक है ना, इसका उठा दिया। लास्ट नोबेल प्राइज के एक दिन पहले उसने जो क्या बोलते हैं, इससे पहले वो भी गया अलास्का में, रशिया के पुतिन और वो बैठे और वो युद्ध को रुकवाने की बात वहाँ पे भी की। और अभी रिसेंटली परसों के इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का भी समझौता करा दिया, सिस फायर। अब सोच रहा है कि आपको उसको नोबेल प्राइज पीस के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि उसको नहीं मिला, जो क्या बोलते हैं वेनेजुएला के एक महिला को मिला है, ठीक। तो ये लड़ाई भी मैं करवाऊंगा, सुलझाऊंगा भी मैं, और दुनिया का मॉरल भी रहूंगा, और दुनिया का सर्वोच्च भी मैं रहूंगा, ठीक है ना। दैट्स हेजेमनिक पावर, ऐसे ही होता है, ठीक है ना, उसमें प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है, दोनों ही रहता है अपने तरीके से। तो इसी बात में क्या हो गया है कि ये सब चीज़ कर रहे हैं और इंडिया को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। और सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए, अब उसको सऊदी को, बाजू में ईरान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो सऊदी अरेबिया को भी क्या चाहिए, मेरे को भी न्यूक्लियर पावर चाहिए। और न्यूक्लियर पावर के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से हो सके तो पोटेंशियल लेने की सोच रहा होगा। तो क्या है कि अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं सबके सब, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इन लोगों ने सिक्योरिटी पैक्ट रखा है। नेक्स्ट, सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड क्विक क्षेत्र इन दो देश के बीच में आयोजित किया गया है। भारत सिंगापुर, भारत थाईलैंड, भारत मलेशिया, भारत इंडोनेशिया, भारत और सिंगापुर, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान पे किया, ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है। कहाँ से हम लोग अग्नि 5 को मिसाइल को लॉन्च करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, तिरुवनंतपुरम केरला, यहाँ पे तो इसरो का स्पेस स्टेशन है ना, वहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं। पोखरण, ये तो यहाँ पे ऑपरेशन जो स्माइलिंग बुद्धा सुने हो, ऑपरेशन शक्ति सुने हो, यहाँ पे किए थे। जैसे जो डिटोनेट करने के लिए गए थे ना न्यूक्लियर बम का, तो जो जाके फोड़ता था ना अंदर में, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता था, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के टाइम में किए थे। हाँ, नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम 1974 में। उसके बाद जो ये ऑपरेशन शक्ति हुआ सेकेंड टाइम में जो हम लोग ने किए, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, ठीक, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में किया, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में किया, ठीक है ना। उसके टाइम हम लोग बता दिया अपने पास भी टेक्नोलॉजी है, बस हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आज भी हम लोग के पास पूरा टेक्नोलॉजी, हम लोग दिखाते नहीं, धीरे धीरे जब जरूरत पड़ रही तो दिखा रहे हैं ना, ठीक। चांदीपुर, ये जगह का नाम क्या है, चांदीपुर, ठीक है, व्हीलर आइलैंड बोलते हैं, और इसी का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कर दिया गया है, ठीक। तिरुवनंतपुरम केरल में है, और श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा से भी हम लोग क्या करते हैं, मिसाइल को लॉन्च करते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक। अब अग्नि 5, अब देखो, एक बड़े लोग ना दिखाते नहीं है। भारत भी क्या बोला,
अग्नि 5 जो मिसाइल रेंज है, आप लोग बोल रहे हो इंटर कॉन्टिनेंट है, नहीं, हम लोग इंटर ब्लास्टिक मिसाइल है बोले, मतलब कि 5,000 से ऊपर नहीं है भाई, हम दूसरे कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे होता है, आप जब स्ट्रेंथ रहो ना, आप आपको पावरफुल रहो ना तो वीक दिखो, जब वीक हो ना तो स्ट्रांग दिखो। ये ना डेंग जियोपिंग का कथन है, चाइना का। चाइना ने ऐसे ही किया है, ऐसे करके ना अमेरिका को पुल कर दिया। आज चाइना अमेरिका से ज़्यादा पीपीपी के टर्म में पहुंच गया, क्योंकि डेंग जियोपिंग जब था, ठीक है ना, एक तो जी जिनपिंग को जानते हो, उससे पहले डेंग जियोपिंग था, ठीक है, उससे पहले जो माओ था, माओ ने आके चाइना को नेशनलाइज किया और एक नेशनल कल्चरल नेशनलिज्म क्रिएट किया, जो अभी भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद डेन जियोपिंग है, उसने क्या है कि उसका मार्केट को पूरा ओपन किया, और आज जो चाइना को इतना बड़ा देख रहे हो ना, वो 1970 80s के उसके क्या बोलते हैं पॉलिसी के कारण हुआ। पोखरण हो गया, हरिकोटा हो गया होगा, तो हम लोग ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज को कम करके दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। और दूसरा, ये बहुत बेहतरीन चीज़ किया भारत ने। भारत ने किस रेल आधारित मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो रणनीतिक निरोध क्षमता और त्वरित तैनाती को बढ़ाता है? तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच रेल बेस्ड मिसाइल टू इनहेंस स्ट्रेटेजिक डेटरेंट एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना, हम लोग ने क्या कर दिया, रेल से भी मिसाइल शूट करने का व्यवस्था बना दिया, ठीक है ना। तो कितना खतरनाक, क्योंकि हमको पता नहीं है ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या है कि पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को सतर्क रखना पड़ेगा, अभी तो बांग्लादेश को भी। तो क्या किया हम लोग ने, क्या क्या कर दिया कि तुमको पता ही नहीं चलेगा हमारा मिसाइल कहाँ पे है। तो हम लोग ने क्या, रेल में भी, जो इंडियन रेलवे हर जगह पे है, ठीक है ना, वहाँ चलते चलते रेल से ही हम लोग ने मिसाइल दागने का सफल परीक्षण किया है। पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, ठीक है ना, कहाँ से कौन सा ट्रेन में हम लोग का मिसाइल रहेगा। तो ये जो है ना चल रहा था, मतलब किसी को पता नहीं चला, समझ रहे हो कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था ना, कुछ हुआ था वहाँ कराची वाला, या फिर वहाँ के कुछ किसी ने कुछ बोला था, तो हम लोग ने क्या किया, राजस्थान में जो चल रहा था ट्रेन, अचानक रात को वहीं से मिसाइल निकलता है और टेस्टिंग कर देते हैं। पावरफुल ये होता है कि मतलब इतना सरप्राइज करो कि पता ही नहीं चले। ठीक, अब देखो हमारा मिसाइल कहाँ है, तुम बोल रहे हो ना कि मेरा मिसाइल कहाँ है, हमारा मिसाइल इंडिया का जितना भी ट्रेन है सब जगह हो सकता है, ये स्ट्रेंथ है। तो ये कौन सा था, ये अग्नि प्राइम। नेक्स्ट, अब देखो पूरा गेम जो चल रहा है अभी इसके ऊपर चल रहा है, इसी कारण क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तेजस लड़ाकू विमान के भविष्य के संस्करणों के लिए किस स्वदेशी इंजन का विकास किया जा रहा है? तेजस हम लोग का जो है, अभी हम लोग का जो सबसे बड़ा जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में थोड़ा सा जो तकनीकी रूप से जो थोड़ा सा हमको और जिसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो क्या है, एयरफोर्स है। बट हम लोग ने दिखा दिया एयरफोर्स में कभी की ताकत, हम लोग के ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया, जाके सब जगह पे मारे हैं ना। जैसे एसी होता है, एसी के डक्ट से हम लोग ने मिसाइल अंदर पहुंचाया है, इस लेवल का हम लोग का प्रिसिशन, ठीक है ना, हम लोग का आर्मी का। और जान रहे हो जिस हिसाब से हम लोग ने दुनिया को बताया है। और अमेरिका के जितने बेस, आज अमेरिका हमसे खफा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के पूरा बेस को तोड़े हैं, ठीक है ना, जो पाकिस्तान के अंदर बना के बैठा था, ठीक है ना, इसी कारण रोकना पड़ा उन लोग को। अब क्या है कि हम लोग, अब इतना बड़ा तेजस एयरक्राफ्ट है, और तेजस या फिर कोई भी मशीन का जो जो हार्ट होता है ना, ब्रेन और हार्ट, वो क्या होता है, इंजन होता है। इंजन जब तक अपना खुद का इंजन नहीं बन पाएगा ना, तब तक हम लोग क्या है कि आश्रित रहेंगे। जैसे कि अभी जीई पे आश्रित है, ठीक है ना, जीई पे रोल्स रॉय का है और जीई का है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक का आश्रित है, लेकिन अपने खुद का एक इंजन बना रहा है, उसका नाम क्या है, कावेरी इंजन। इसी कारण बोला था, बीच में हैशटैग चला था, फंड फॉर कावेरी इंजन, ठीक है ना, ये कावेरी इंजन है जो हम लोग खुद का अपना इंजन बना रहे हैं। उसके बाद ये तेजस जो हम लोग का ये खुद का एयरक्राफ्ट है, उसको में लगाएंगे, और उसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, स्वदेशी, मतलब मेड इन इंडिया एक्चुअली में यहाँ पे पहुंचेंगे, अभी टाइम लगेगा बट पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका नाम क्या है, इन दोनों का नाम पता है, सोफिया, हाँ, कुरैशी, हाँ, और उनका, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षित सैन्य संचार के लिए भारतीय सेना कौन सा देसी सिस्टम अपनाया था? कम्युनिकेशन के लिए, जो बोल रहे थे ना कि हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सअप व्हाट्सअप कुछ नहीं है, सारा, ठीक है।
ठीक है, लेकिन सरकार ने बोला कि मैं जो गलती कारगिल में किया हूँ ना, कारगिल में हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया था। ठीक है, हमने किसका यूज किया था? जीपीएस किसका? अमेरिका का। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसका है? अमेरिका का। अमेरिका वाले ने हम लोग को दूसरा दूसरा रास्ता बता दिया था। ठीक है, और जब युद्ध करने जा रहे हैं और दूसरा दूसरा रास्ता बताएगा तो क्या होगा? तो उसके बाद हम लोग ने खुद का सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया, जिसको IRNSS बोलते हैं। ठीक है ना, ऊपर में 6 सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है ना, उसके बाद और अभी हम लोग का जो सैटेलाइट से जो संचार करने का व्यवस्था खुद का है। ठीक है ना, आत्मनिर्भर इस मामले में बने। दूसरा, अब भाई कम्युनिकेशन करते टाइम में भी तो वो लोग बाधा डाल सकते हैं ना, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन भेज दे कि पाकिस्तान तो पहले से ही वो कर दिया है। ठीक है ना, अभी दोनों के बीच लड़ाई चल रहा है और बोल दिया कि पाकिस्तान ने मिसाइल मार चुका है तुम्हारे हर एक कंट्री पे। अब अचानक हम लोग क्या किया, ऑटोमेटिकली हम लोग स्ट्राइक कर देंगे हम लोग का डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो पहले ही खत्म हो जाएगा ना। ठीक, तो उसके लिए हम लोग ने खुद का संचार व्यवस्था बनाया है, उसका नाम क्या है? संचार व्यवस्था बोला, बाकी सब सिस्टम भी, हाँ अस्त्र का यूज किया है हम लोग ने, लेकिन यहाँ पे क्या है? संचार बोला है, कम्युनिकेशन बोला है। कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, आकाश मिसाइल सिस्टम का भी यूज किया है, पिनायका का भी यूज करने वाले थे, जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है ना, पिनायका, K3 सागरिका। मतलब भारत एक ऐसा देश है, कहीं से भी मिसाइल मार सकता है। 4 कंट्री में से भारत एक ऐसा देश है, और अलग अलग तरीके से हम लोग हवा से भी मार सकते हैं मिसाइल, जमीन से भी मार सकते हैं, समंदर के सबमरीन से भी मार सकते हैं, और न्यूक्लियर मिसाइल भी मार सकते हैं सबमरीन। ठीक है ना, K3 सागरिका मिसाइल है, सिस्टम है हम लोग का, उसके थ्रू मतलब समंदर से कब निकलेगा और कब जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग ने बनाया है, जो संचार व्यवस्था जो हम लोग का था, जो इंडिजिनस, उसका नाम क्या था? संभव। नेक्स्ट, अब भारत आपका जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, भारत में तो बना ही रहे हैं आत्मनिर्भर के लिए, दूसरे देश में भी जाके हम लोग बनाना शुरू कर दिया। तो पहला वाला जो है, ये जो दिख रहे हो, टाटा कंपनी के साथ राजनाथ सिंह गए हैं, और ये जो एक तरह का जो वाहन बनाए हैं, लड़ाकू वाहन, भारत ने अपना पहला विदेशी रक्षा निर्माण संयंत्र, जो WHAP 8x8 लड़ाकू वाहन बनाएगा, किस देश में उद्घाटित किया? तो कौन सा देश में हम लोग ने बाहर में जाके अपना इंडस्ट्री बना रहे हैं? UAE नहीं, UAE में नहीं बनाया है। ठीक है, फ्रांस नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, ये क्या है? मोरक्को। अब बताओ मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका के ऊपर में है मोरक्को, है ना। अफ्रीका अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोरक्को। ठीक है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, सिट्रिक जो है, वाइन बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना, अभी कर लिया। हाँ, ये कौन है? मैं लिख नहीं पाया हूँ शायद, रुको हाँ, ठीक है। हाँ, ये CDS साहब हैं। कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका नाम क्या है? बिपिन रावत पहले थे। ठीक है ना, उनका डेथ हो गया था, और उनका डेथ कैसे हुआ ये भी समझ में नहीं आया। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी इलेक्शन के आसपास में हुआ था, और वो दिल्ली से लेके अपने घर जा रहे थे, बीच रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। CDS। तो ये अनिल चौहान जी हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट जी, इनका टेन्योर बढ़ा दिया है, इसलिए न्यूज में था। अब अप्सपा का पूरा नाम क्या है इसका, जिसे हाल ही में मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रखा गया है और बढ़ाया गया है? अस्पा सुने? अप्स ये है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, आर्मी को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है कुछ क्षेत्र में। वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए दिया गया है ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ सके। बहुत सारे लोग इसको प्रोटेस्ट करते हैं कि ये हटना चाहिए। ठीक है ना, मणिपुर में समझ जाओ, मणिपुर में बहुत साल से कर रहे हैं, जो एक आयरन और अर्मिलस नाम था उनका, उन्होंने तो पूरा अब टिल डेट फास्ट भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरसाइज कोंकण 2025 समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के लिए किन 2 देश द्वारा किया गया है? यहाँ पे फिर से आ गया ज्योग्राफी का क्या, ऑपरेशन कोंकण।
ठीक है ना, कोंकण। कौन से दो देश के बीच होता है? भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूनाइटेड किंगडम। और नीचे जो एक सैन्य बसा होता है उसका नाम क्या है? मालाबार। मालाबार किसके किसके बीच होता है? यूएसए, भारत अपना प्यारा देश, और जापान। ठीक है ना। इस बार ऑस्ट्रेलिया भी आया था। इस चार मिल के हो जाते हैं क्या? क्वाड हो जाते हैं। ठीक है ना। क्या क्वाड किस लिए बना रहे हैं? ताकि चाइना को हिंद महासागर में रोका जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारतीय सेना किस देशी विकसित वायु शिक्षा प्रणाली का अपनाने की योजना बना रही है? ठीक है। कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना अपनाने की कोशिश कर रही है और योजना बना रही है? आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये तो ऑलरेडी परचेज मतलब है, अभी तो यूज भी किया था। ठीक है। बराक 8 भी यूज किया था हमने, अस्त्र भी यूज किया। अभी क्या है? अनंत शस्त्र। ठीक है ना। ये अपनाने की कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में देश का पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इथेनॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग का कंसंट्रेशन है। क्यों? इथेनॉल क्या होता है? ठीक। मिथेनॉल होता है, जानते हो? ठीक है ना। दारू, एल्कोहल बनते हैं, उसका इथेनॉल भी होता है, उसी के प्रजाति के होते हैं, लेकिन वो फ्यूल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और वो हम लोग को, क्योंकि 90% के आसपास हम लोग तो पूरा कहाँ से मंगा रहे हैं? तेल बाहर से मंगा रहे हैं। गल्फ में कुछ होता है, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही है, रेट अचानक बढ़ जाएगा। अब उसको कम करने के लिए हम लोग ने क्या किया? 20% इथेनॉल को ब्लेंडिंग किए हैं। क्या? उसमें क्या है कि इथेनॉल, ठीक है ना। अब इथेनॉल को हम लोग क्या है, जनरली जो शुगर, जानते हो शुगर? शुगर किससे? गन्ना, गन्ने के रस से भी बनाते हैं। तो गन्ना के रस को फिर इथेनॉल बना के उसको पेट्रोल में मिलाते हैं, ताकि हम लोग का आयात कम हो सके। अब उसको हम लोग क्या है कि अलग अलग जनरेशन है, अब हम लोग बांस के थ्रू भी बनाने की जो कोशिश किया गया है, ये प्लांट है। ठीक है। वो कौन से राज्य में किया गया है? ये असम। क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे तो बांस बहुत दिखेगा आपको। ठीक, तो उसके लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड उद्घाटन किस राज्य में किया है? ठीक। तो बिहार में क्या है? ठीक है। अब मखना क्या होता है जानते हो? ये इसके लिए भी बहुत खतरनाक प्रोसेस है। पानी के अंदर रहता है ये। ठीक है ना। पानी के अंदर जाते हैं, गोताखोर टाइप का वो करते हैं, निकालते हैं उसको, फिर कूटते हैं, फिर इतना प्यारा दिखता है, जो उसके बाद घी लगा के खाओगे तो मस्त लगता है। ठीक है। तो ये कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? अब देखो, कौन सा देश कितना अच्छा से आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनेगा, वो डिपेंड करता है कि कितना आपके पास नवाचार है, नए नए प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, नया नया टेक्नोलॉजी आ सकते हो। तो भारत अभी कौन सा नंबर पे पहुंच गया है? 38। ठीक, 38। जितना ज़्यादा नवाचार होगा उतना ज़्यादा पैसा क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा पैसा क्रिएट हो जाएगा, उतना ज़्यादा वितरण कर पाओगे, उतना अच्छा देश प्रॉस्पर रहेगा, समृद्ध रहेगा। ठीक। नेक्स्ट, ये चीज़ देखो, ये क्या है? दिल्ली का G20 में यहाँ पे हुआ था। इस जगह का नाम क्या है पता है? चलो देखते हैं। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी भारत कहाँ करेगा? तो एक तो पहला है कि AI समिट कहाँ पे होने वाला है इस साल 2026 में? भारत में होने वाला है। कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। ये प्रगति मैदान में होगा? नहीं, प्रगति मैदान में नहीं होगा। प्रगति मैदान भी बहुत बड़ा जगह है, जहाँ पे जनरली देखते हो आंदोलन आंदोलन यहीं पे होता है। बुक फेयर वगैरह बहुत सारी चीज़ प्रगति मैदान में लगता है। ठीक। विज्ञान भवन नहीं है। ठीक है ना। हेबिटेट सेंटर यहाँ नहीं है। ये क्या है? भारत मंडपम। याद रखना, भारत मंडपम। दिल्ली अगर कभी जाओ तो यहाँ पे एक बार जरूर जाना। ठीक है ना। वहाँ पे करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पीएम मित्र, मित्र देखो ये लग रहा है किसके संबंध में होगा? हाँ हाँ, मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। ठीक है ना। यानी कि जो टेक्सटाइल आज
इतिहास गवाह है, दुनिया को सबसे ज़्यादा अगर कपड़ा पहनाने का काम किया है ना, हम ही ने किया है, ठीक है, नहीं तो बाकी सब नंगे रहते, ठीक है। तो हम लोग ने उतना टाइम से, क्योंकि कॉटन का यूज हम लोग ने पहले, अगर आप देखोगे हड़प्पा के आसपास, ठीक है ना, नव पाषाण काल के आसपास में हम लोग ने कपास, ठीक है ना, कॉटन का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हड़प्पा में तो हम लोग सबसे पहला दुनिया का है कि फैशन इंडस्ट्री था भी, देखो। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूके में चले गया है, अब क्या है, वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह। लेकिन ये बहुत लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार भी मिल सकता है, इस स्टिचिंग वगैरह कर सकते हैं, डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने क्या है कि मेगा पार्क बना रहे हैं बड़े बड़े। तो सबसे पहले हम लोग ने कहाँ पे बना रहे हैं, हाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश पे पहला बनाया है, ठीक। अभी थिंकिंग में हो रहा है कि नया रायपुर के बाजू में जो है ना, जो धमतरी साइड जाते हैं, वहाँ पे भी एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनेगा बोल रहे हैं, और वहाँ पे मेगा पार्क भी बनेगा बाजू में। और जो कोसा के लिए जो होता है ना, कोसा साड़ी वाड़ी, वो भी बनेगा बोल रहे हैं। नेक्स्ट आगे, ये तो हो गया है, कुछ ही बचा है क्वेश्चन, फिर खत्म होने का। हाल ही में यूपीआई किस देश को स्वीकार किए जाने लगा है? हाल ही में यूपीआई को कौन सा देश ने स्वीकार किया है? कौन? कतर की ओमान? कतर, इसने, कतर। देखो जरूरत पड़ता है तो करते हैं सब, यहीं से ही पूरा तालिबान का नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, तब वहाँ से ट्वीट करते करते उन्होंने जीत लिया था अफगान को। कतर, कतर में एक अल जजीरा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल है। कतर में बहुत डिप्लोमेसी और बहुत सारी चीज़ें वहीं पे होता है, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग यूपीआई पहुँच गए, यूएई में पहुँच गया है ऑलरेडी में, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्री धीरे धीरे अपना रहे हैं, सिंगापुर हो गया, ठीक, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक, ओमान में पहले से है, ठीक। अभी फ्रांस ने भी इंटरेस्ट दिखाया और वहाँ पे हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या है, जितना ज़्यादा यूपीआई बढ़ेगा उतना देश सशक्त होगा। नेक्स्ट, निसार उपग्रह सुने हैं, जिसे हाल ही में अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना परावर्तक तैनात किया है, इसके बीच एक सहयोग मिशन है। कौन कौन से स्पेस एजेंसी का सहयोग मिशन? एक जो अमेरिका, जो कभी अपना मजाक उड़ाता था इसरो का, इवन हम लोग को कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए भी मना कर दिया। और अच्छी बात है कि इसरो ने खुद से सब कुछ टेक्नोलॉजी अपना बनाया है, ठीक है ना, एक। और आज देखो अमेरिका खुद साथ में आ गया और बना रहे हैं हम लोग, किसके किसके बीच? नासा, नासा अमेरिका का, रॉसकॉस्मोस किसका है? रूस, रूस का है, रशिया का, तो ये गलत हो गया। इसरो हम लोग का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो अपना, और नासा अमेरिका का, ये दोनों ने मिलके बनाया है। बड़ा जो है ना एंटीना वाला, रिफ्लेक्टर के थ्रू, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये क्या है? ठीक है, दुनिया के बाहर ऐसे दिखता है, बाहर से मंगल से देखोगे ना पृथ्वी को ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्योंकि वो इलन मार्क्स नाम का है ना, ठीक है ना, उसने पूरा दुनिया में इतना सैटेलाइट छोड़ रहा है, इतना सैटेलाइट छोड़ रहा है, वो भी जो लो अर्थ सैटेलाइट छोड़ रहा है, जिसके थ्रू क्या है, वो सैटेलाइट इंटरनेट की देने की बात की है, जो कि भारत में भी उसका स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ गया है। थोड़ा सा महंगा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महंगा है हम लोग के लिए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या पता चीज़ें सस्ता हो जाएगा। और इतना खतरनाक कि वो, उसके साथ दोनों ने पार्टनरशिप किया है, जियो ने भी और एयरटेल में, ठीक है, उसका सर्विस देने के लिए। एक कंसर्निंग विषय है अपने लिए। बट क्या है कि भारत ने पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह के निर्माण के लिए किस भारतीय नेतृत्व समूह को चुना गया है? अब बोल रहे हैं कि खुद का भी तो सैटेलाइट इंटरनेट बनाना है, उसके लिए एक समूह बनाया गया है। तो कौन से कंपनी को चुना गया है? स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल एरोस्पेस, पिक्चल स्पेस और ध्रुव स्पेस, ये सब स्टार्टअप्स है और कॉन्स्टलेशन है। तो यहाँ पे किसको? पिक्सल सब कुछ हो। स्काई रूट एरोस्पेस भी न्यूज़ में था, क्योंकि वो 3D का यूज, 3D प्रिंटिंग जानते हो ना, आपको कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। 3D प्रिंटिंग, जैसे प्रिंटर होता है ना, प्रिंटिंग करके पूरा मिसाइल बना दिया एक बार में, तो इसके लिए स्काई रूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पिक्सल। वही ये इलन मस्क लगभग 42,000 के आसपास सेटेलाइट छोड़ूंगा बोल रहा है, समझ रहे हो, इतना सेटेलाइट सब जगह। नेक्स्ट है, किस स्थान में भारत की पहली सिलिकॉन फोटोनिक आधारित क्वांटम रेम, एक क्वांटम टेक्नोलॉजी कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया है, समझ जाओ इसमें कौन सा है? IIT बॉम्बे, IIC बेंगलोर, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने पहला जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन का एक की बनाया है,
फ्यूचर में क्या है कि क्वांटम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन में क्या है कि कोई दूसरा बीच में ना देख ले, उसके लिए क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें 0 और 1 का यूज़ करते हो ना, कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, ठीक है ना। अभी जो हम लोग का तकनीकी होता है 0 और 1, यानी कि लाइट ऑफ रहता है और ऑन होता है, उसमें पूरा व्यवस्था चलता है। लेकिन जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन पढ़े होगे साइंस में, ठीक है ना, वेव, अलग अलग वेव रहता है, उनके बीच में डाटा को सेव करने का तरीका है। मतलब फ्यूचर में 0.1 3 कहाँ पे सेव होगा किसी को पता नहीं चलेगा, तो कहाँ पे सेव होगा पता नहीं चलेगा तो आप इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये चीज़ नेक्स्ट ये हो गया। हाँ, ये खतरनाक, करप्शन से लड़ाई करने के लिए एक देश है, ठीक है ना, उसने एक एआई, ठीक है ना, इसका नाम है डियाला, ठीक, एक मंत्री बनाया है, मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। मतलब जैसे हम लोग का पीडीएस सिस्टम को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक एआई का यूज़ कर रहे हैं मिनिस्टर का। वो कौन सा देश बन गया है, अल्बानिया बन गया है। क्या बन गया है, अल्बानिया बन गया है, ठीक है ना। ये अल्बानिया कहाँ पे है, तो आपको बताना चाहिए यूरोप पे है, ठीक है, यूरोप पे है। नेक्स्ट, ये देखो, ये अपना प्यारा भारत है, ये भारत के सेटेलाइट से है। ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक ही एक्टिव वॉल्केनो है वहाँ, ठीक है, उसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड, ठीक है ना। एक्टिव है, हमको पता चल रहा था लास्ट जब मैं पढ़ रहा था तो एक्टिव है, एक्टिव है, कभी निकला है ये देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन रिसेंटली अभी क्या है, इसी सितंबर में निकला है, वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं, ठीक है ना, वॉल्केनो निकला है। मतलब क्या है कि कुछ वहाँ पे क्या है कि धरती के नीचे प्लेट के बीच क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा होगा और निकला है। और ये क्या है, ये जो अंडमान निकोबार में जो दिख रहा है, ये समझ जाओ हिल का जो ऊपर पार्ट है, उसके नीचे में जाओगे ना पूरा, आपको क्या मिलेगा, एक तरह से जैसे हम लोग माउंटेन देखते हैं ना, वो मिल जाएगा नीचे में पूरा, बहुत हद तक नीचे। तो ये बैरन आइलैंड है, ठीक, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, ये कौन है जानते हो, हाँ, ठीक है ना, इन्होंने क्या है कि रिकॉर्ड बनाया है, फिर से जीती है, कहाँ पे, कौन सा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है ये, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जो हुआ था, ठीक, वहाँ पे जीती है। और ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिए किसके लिए, अगले साल जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ होने वाला है, तो याद क्या रखना है, अगले साल ग्लासगो में कॉमनवेल्थ होने वाला है। इस साल जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कब कब कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में। तो यहाँ पे और ट्रिक एक ठन है कि कभी कभी स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ पे हुआ कैसे हुआ, तो अगर अहमदाबाद रहेगा तो मार सकते हो, अगर याद नहीं है तो। क्यों, क्योंकि अहमदाबाद को हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, और वहाँ पे क्या है कि पूरा देश का, इवन ओलंपिक भी वहाँ पे करवाना के सोच रहे हैं। अगला जो एशियन गेम्स लोग जितना भी है वो सोच रहे हैं वहाँ पे रिसेंटली, तो ये जीती थी। और जो सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनाया है ना अभी भारत का, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो भी कहाँ पे है, अहमदाबाद पे है। कहाँ पे है, अहमदाबाद पे, जो अमित शाह ने वो किया है। नेक्स्ट, 10 मिनट है, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं, ठीक। कॉमनवेल्थ ये तो हो गया। हाँ, ये देखो, पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब, पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो कहाँ पे आयोजित हुआ था, हाँ, राजगीर में हुआ था, बिहार में। और जीता कौन, भारत। महिलाओं में कौन, महिलाओं में क्या जीता, महिलाओं में भी हम लोग ने स्वर्ण पदक जीता क्या, कि सिल्वर जीता, कि ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता हम लोग ने, ठीक है ना, एक सिल्वर जीता था, चाइना वाले जीत गए थे, ठीक है। ये उसका मैस्कॉट था, ठीक है ना, उसका मैस्कॉट मैस्कॉट था। नेक्स्ट, ये नाम पता है, क्या नाम है इनका, हाँ, हाँ, तो इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू, ठीक। इन्होंने क्या है कि इतिहास रच दिया है, जो फीडा का जो महिला ग्रैंड क्विज 2025 का खिताब लगातार 2 बार जीता है, और 2 बार जीतने वाली ये पहली बन गई है प्लेयर। और ये इसका नाम क्या है जानते हो, जिसने ये भी ग्रैंड स्लैम जीते हैं, रामानंदा, क्या, रामानंदा। तो कुछ लोग को नाम पता रहना चाहिए,
क्या है कि इंटरव्यू वगैरह में पूछ देते हैं, तो ओनली क्रिकेटर लोग का नाम बताओगे ना, तो क्रिकेटर लोग के नाम को छोड़ देना है, ठीक है ना, कभी पूछा जाए ना, क्योंकि सब बता रहे हैं और बाद में पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना, तुम मत बताओ। तो क्या है कि कुछ जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं चेस वाले का नाम, ठीक है ना, कुछ बैडमिंटन वाले का नाम, सबका नाम याद रखना थोड़ा बहुत। हाँ बताओ, किस कंपनी ने 5 साल के करार में भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी का प्रयोजन हासिल किया है? स्पॉन्सरशिप कौन से? हाँ, एपोलो टायर्स, एपोलो टायर्स। लेकिन एक बात देखो, इंडिया जर्सी में जो आता है ना वो बर्बाद हो जाता है। ड्रीम 11 आया था, खत्म हो गया। बाइजू आया था, खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ओप्पो वाला आया था, माइक्रोमैक्स आया था, चले गया। ठीक है, सहारा बेचारा खत्म हो गया, पता नहीं क्या होगा इसका। तो मतलब मार्केटिंग कोई, मतलब मार्केटिंग, देखो क्रिकेट में जा रहे हो मतलब मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हो ना, लेकिन आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इतना पैसा भी मत डाल दो कि किस पुरुष एशियन कप में, ये तो हो गया। हाँ, ये एशिया कप किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? पाकिस्तान को। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है? महिलाओं का चल रहा है ना। तो क्या हार गई थी कि जीत गई? पाकिस्तान के साथ जीती, कल हार रही ना, हार गई शायद। आज के न्यूज़पेपर में तो था हार गए। ठीक, नेक्स्ट। ये है, ये कौन है? एकदम शीतल देवी। ठीक है, ये शीतल देवी क्या है कि जो बिना भुजाओं वाली है, जो आर्चरी तीरंदाजी के लिए इसने गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया है, इतना कम उम्र की। ठीक है, और ये नंबर 1 खिलाड़ी है तीरंदाजी में, क्या नाम है? दीपिका कुमारी। ठीक है ना, तीरंदाजी में पूरे दुनिया में नंबर 1 प्लेयर है, अपने भारत की है। ठीक, हालांकि उन्होंने जीतना तो चाहिए था ओलंपिक, बहुत उम्मीद था हम लोग को। चलो, जो पैरा ओलंपिक है, 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक जो चैंपियनशिप है, जहां भारत में 22 पदक जीते हैं, कहाँ आयोजित किया गया था? अपने देश में है, कुछ कुछ चीज़ अपने देश में भी होता है, याद करके रखना है। ठीक है, भारत में ही। ठीक, नेक्स्ट। फिल्म फेयर अवार्ड दादा साहेब पुरस्कार किसको मिला? मोहनलाल, जो साउथ के हैं, केरल के बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? शाहरुख खान, जवान के लिए। बेस्ट एक्टर का विक्रांत मैसी, 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का रानी मुखर्जी को मिला। ठीक है, लास्ट कुछ 3-4 व्यक्तित्व के आधारित क्वेश्चन है, फिर खत्म होगा। बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, कौन से नंबर पे? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। किसने रिजाइन किया था? ये जगदीश धनखड़। सीपी राधाकृष्णन, इन दोनों में से कौन सा है? अरे कलर देखो ना, बीजेपी वाले ये हैं। ठीक है, उसके बाद ये कौन है? बी सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 1 अक्टूबर 2025 को 2 वर्षों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? तुषार मेहता, मुकुल रोहतगी, ये तो पहले थे, इससे इनसे पहले थे। तो ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम क्या है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, हरीश साल्वे भी बहुत खतरनाक है, लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट में रहते हैं। कितना? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? हेग, द हेग। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये कौन है? ये जनजी प्रोटेस्ट है। हाँ, ठीक है। कौन बनी नेपाल की पहला महिला प्रधानमंत्री, जो 2000 मार्च 2026 में के चुनाव तक अंतरिम सरकार के नेतृत्व करेगी? एंटरिम गवर्नमेंट। ठीक, कौन है? सुशीला कार्की। ठीक है ना, तेग बहादुर, ये मंगल पांडे, ये लोग पहले थे। ठीक है ना, अभी सुशीला कार्की। अभी जो बांग्लादेश को इंटरिम सरकार को जो संभाल रहे हैं उसका नाम क्या है? बांग्लादेश ऐसे इंटरिम सरकार यहाँ पे चला रही है ना, बांग्लादेश के कौन है? मोहम्मद यूनुस, यूसुफ, यूनुस, यूनुस। जो ग्रामीण बैंक है ना, ग्रामीण बैंक की अवधारणा लेके आए थे और महिला सशक्तिकरण से लेके फाइनेंशियल इंक्लूजन किए थे, आज वो चला रहे हैं। ठीक है ना, कई लोग का
अलग अलग मतभेद है, अमेरिका का है ऐसा एक्सपोन। ठीक है, ये बताओ ये कौन है और ये कौन है? दो व्यक्ति को बहुत देखे हो गए डिमोनेटाइजेशन के टाइम, कौन कौन है? रघुराम राजन, ये रघुराम राजन है, ठीक है, गवर्नर थे, एडवाइजर थे, ठीक है ना। ये कौन है? ठीक है, आप पता चलेगा इसमें। किसे 3 साल के अवधि के लिए आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, अरिजीत पटेल, शक्तिकांत दास, अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम तो पहले सरकार के एडवाइजर थे, ठीक है ना। रघुराम राजन पहले गवर्नर थे, शक्तिकांत दास अभी जो हैं उनसे पहले गवर्नर थे, ठीक है। मेन इनका नाम क्या है? अरिजीत पटेल। नोट कभी देखते नहीं हो क्या? फोटो साइन इन्हीं का रहेगा, ठीक है ना, अरिजीत पटेल, ठीक है। अब वो गवर्नर बन गए थे, गवर्नर के बाद अभी खत्म हुआ कार्यकाल, अभी उसको आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक व्यक्ति का नाम पता है जो कार्यकारी निर्देशक थे, डिप्टी डायरेक्टर थी और रिजाइन कर दी? है? हाँ, जो पहली बनी थी, गीता गोपीनाथन, नाम सुना है? हाँ, फिर से वो फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चली गई हैं। ये कौन है? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक। तो हाल ही में पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? शिबू सोरेन। क्योंकि अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, ठीक है ना। तो शिबू सोरेन उनका डेथ हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट, ये हो गया ये तो। ये कौन है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? कौन है? रिधिमा पांडे? नहीं, इनका नाम क्या है? जिनाली मोदी लिखती है, जिनाली जिनाली मोडी, मोडी है, जिनाली मोडी को मिला है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, इंदौर के साथ कौन सा शहर रेमसे से रामसर वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता मिला है? जो रामसर जो साइट होता है किसको मिलता है पता है? वेटलैंड को। वेटलैंड का मतलब क्या है? जहाँ पे पानी हो, दलदल हो, इस टाइप का, ठीक है। वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी रहता है, क्या रहता है, बहुत सारे जीव रहते हैं और उन लोग को संरक्षण करना जरूरी रहता है। तो अभी इंदौर के साथ साथ और कौन से शहर को उस सूची में रिकॉग्नाइज किया गया है वेटलैंड सिटी के रूप में? कौन? उदयपुर, ठीक है, उदयपुर। डायरेक्टली क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्या दिख रहा है? किस भारतीय एनजीओ ने ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतकर पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इससे पहले इंडिविजुअल आदमी को मिलता था, सोनम वांगचू है वैसे, है ना, इंडिविजुअल। एक ग्रुप को मिला है जो भारत के पहली बार, और वो एनजीओ है, वो एनजीओ का नाम क्या है? हाँ, प्रथम तो शिक्षा के लिए रहता है ना, टीच फॉर इंडिया भी शिक्षा के लिए, एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स, ठीक। नेक्स्ट, ये बताओ क्या चीज़ चल रहा है यहाँ पे? है? आप लोग के गांव? हाँ, बीसी, हाँ, चलो ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये लोग, क्या है, स्व सहायता समूह। चलो, कर्नाटका के तीरथ गांव की कौन सी महिला समूह को यूएनडीपी कनेक्ट इनिशिएटिव अवार्ड 2025 जीता है? तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो इक्वेटर इनिशिएटिव होता है उसके लिए कौन से स्व सहायता समूह को मिला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला है? महिला जागृति? नहीं। तेजस्विनी जी? नहीं। सेवा महिला? नहीं। ये क्या है? बीबी फातिमा महिला एससीजी को, इसको मिला है अवार्ड, किसके लिए? रूरल, मतलब अवेयरनेस के लिए, कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक। तो ख़त्म करते हैं आज के लिए। कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ। हाँ। हाँ, बोलो।
हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। यस, हर दिन अमेरिका करता है, एवरी टाइम करता है, हर टाइम करता है। ठीक, यूएस इज एवरीवेयर, और सबसे ज़्यादा वो सेटेलाइट के थ्रू है।